हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग ने क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 2 बड़ा था, इस वजह से हम लोग ने 2 पोर्शन किए थे। ठीक है, तो आधा आधा तो हम लोग पढ़ चुके थे और बाकी का जो पोर्शन है वो आज क्लियर करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था कि हमारे जो एसिड या बेस होते हैं वो डाइल्यूट कैसे होते हैं। एसिड जो होते हैं वो डाइल्यूट कैसे होते हैं, उनका तनुकरण जो है अम्ल या क्षार का वो कैसे होता है, वो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे देखेंगे, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। अम्ल और क्षारक के जो सूचक हैं उन्हीं से ही हम अम्ल और क्षार में अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो सूचक इंडिकेटर्स हैं इनकी मदद से हम ये पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। उसके बाद पिछले अध्याय में हमने H+ और OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता, तो पिछले अध्याय में हम लोग ने ये देखा था कि H+ और OH- आयनों की विलयनों में उनका कंसंट्रेशन, और मतलब कि उनका कंसंट्रेशन कम है, और साथ ही साथ डाइल्यूट तनुकरण के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं कि जो आयन है वो किसी विलयन में कितने होंगे? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? ठीक है, तो अभी तक ही हम लोग ने खाली इतना देखा था कि इनका डाइल्यूटेशन कैसे हो रहा है, वो डाइल्यूट कैसे हो रहे हैं, उनमें जल की मात्रा कितनी है, और सांद्रता यानी कि आयंस की मात्रा कम है किसी विलयन में, जाहिर सी बात है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि कोई भी जो अम्ल या क्षार है वो प्रबल कैसे हैं। तो इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, एक ऐसा सूचक बनाया जाता है, एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाता है जो है कई सारे सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का विभिन्न सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता है उसको विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ही हमें पता चलता है कि कोई अम्ल जो है वो कितना प्रबल है, या उसका जो पीएच है वो कितना है। तो इसलिए यहाँ पे जो सार्वत्रिक सूचक है वो एक स्केल की फॉर्म में होगा। अब इसको चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा किस में ज़्यादा है किस में कम है, कौन कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो ये हमें इससे पता करेंगे। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। इसी स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो इस पीएच में पी जो है वो सूचक है, जिसे हम पुसांस यानी पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि यहाँ पे प्रबलता एक शक्ति तो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पीएच स्केल से जो है सामान्यतः पीएच स्केल जो है वो सामान्यतः 0 से स्टार्ट होती है। 0 वो पॉइंट होता है इस स्केल का जिसे हम कह सकते हैं कि ये अधिक अम्लता को दर्शाता है, जो 0 वाला पॉइंट होता है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 7 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा, तो टोटल 0 से 14 तक की होता ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 0 से 14 तक की होती है। अगर 0 वाला पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे अधिक अम्लता, यानी 0 जो है पीएच स्केल जिसकी भी होगी, जिस भी अम्ल की, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद 0 से 14 वाला जो पॉइंट है वो अधिक क्षारीय के लिए है, तब पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो कि विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये जो हाइड्रोनियम आयन है उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच, हाइड्रोनियम आयन मतलब कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोनियम, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो बोला गया है यानी H+, तो उसमें बोला गया है जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि 0 पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का जो मान होता है वो 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन कैसा होगा, उसमें OH- आयन की जो है सांद्रता, उसमें उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी सांद्रता अधिक होगी इसमें, तो अर्थात यहाँ पे क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक, जो पीएच जो है वो सार्वत्रिक सूचक अंतर्भरित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमने अभी बोला था ना कि सार्वत्रिक सूचक जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है कई सारे इंडिकेटर्स का मिश्रण होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके के जो है अम्ल और क्षार हैं उन सबको हम एक ही जगह पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो पीएच स्केल तैयार की गई है वो एक सार्वत्रिक सूचक अंतर्भरित पेपर द्वारा इसको जो है पूरी तैयार की गई है, इससे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो एसिडिटी होती है यानी कि अम्लीयता जो होती है वो जितना कम पीएच का मान होगा उतनी ज़्यादा मतलब जितना होगा उतनी ज़्यादा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा पीएच का मान होगा उतनी ज़्यादा क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 7 वाला जो पॉइंट होता है वो उदासीन होता है, ना उसमें अम्ल ज़्यादा होता है ना उसमें क्षार ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि H+ आयन की सांद्रता और यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता कमी यानी OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्रियाकलाप के आधार पे हमें क्या देना है कि दी गई सारणी में विलयन के पीएच मानों की जांच के लिए यहाँ पे जितने भी विलयन दिए गए इनके पीएच मान हमें चेक करने हैं। अपने प्रेक्षणों को लिखिए और आपके प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है, यानी कि पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसे ही हमें बताना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब हम ये जो काम है ये बस ऐसे फौरी तौर पे समझ लें क्योंकि ये काम तो हमारा लैब में होगा। ठीक है, या फिर हमारे पास अगर पीएच पेपर है तो उससे हो जाएगा। तो देखिए विलियन में हमारे पास क्या होना चाहिए, लार जो कि खाने से पहले तो नॉर्मली होगा ना, जो नेचुरली हमारे मुंह में रिलीज हो रहा है, तो उसका पीएच क्या होगा उसे हम तब देखेंगे। और पीएच पत्र जो हम यूज़ करेंगे उसका फिर यहाँ पे कलर देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या है, और पीएच का मान भी फिर वहीं पे ही चेक कर लेंगे। और फिर अगर जो है जैसे भी अब उसका जो है मतलब कि वो जो पीएच पेपर है उसका अगर अम्ल के आधार पर कलर चेंज हो रहा है तो हम उसकी अम्लीय प्रकृति बताएंगे, अगर क्षार के आधार पर चेंज हो रहा है तो उसकी क्षारीय प्रकृति बताएंगे। तो यहाँ पे ये क्या था कि लार जब खाने से पहले, उसके बाद खाने के बाद फिर से उसी लार का लेंगे, क्योंकि खाने के बाद हम खाने में बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं ना, खट्टा भी ले लेते हैं, कड़वा भी ले लेते हैं, मीठा, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे, नींबू के रस की करेंगे, रंग रहित वातीय पेय जो होते हैं, ठीक है, तो उनका भी हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। गाजर का जो रस है उसका भी करेंगे, कॉफ़ी है, टमाटर का रस है, नल का जो जल है, और जो है यहाँ पे 1 ml NaOH लेंगे, 4 भी ले लेंगे, और दूसरा 1 ml HCl भी ले लेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे विलियन हैं जिनकी हम जांच पीएच पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर हम उनका पीएच मान भी निकाल लेंगे, और उनकी जो प्रकृति है पदार्थ की कि वो अम्लीय है, क्षारीय है, या उदासीन आ रहा है, मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों में से, या लवण का जो भी आ रहा है, मतलब मेनली हमें तो यही देखना होगा कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे स्केल दिखाई गई है कि जैसे यहाँ पे कुछ का दिया गया है, मतलब कि जो टेस्टिंग की गई होगी, ये है पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक के। जठर रस जो होता है आप जानते होंगे जठर रस किसे कहते हैं, तो ये जो हमारे स्टमक में जो रिलीज होता है रस उसको हम जठर रस कहते हैं। ठीक है, तो जो जठर रस होता है उसका जो पीएच होगा यानी कि वो 0 से 1 के बीच में होता है, और उसमें स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो HCl होता है, जो कि जठर रस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज तक पहुँचते पहुँच। फिर उसके बाद नींबू का रस जो होता है, नींबू के रस का 1 और 2 के बीच में पीएच होता है, तो उसका कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरेंज, हल्का ऑरेंज हो गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है शुद्ध जल, जो कि दिया गया था शुद्ध जल का जो पीएच होता है, आप यहाँ पे पीएच भी देख सकते हैं। जठर रस का 1.2 होता है, और जो नींबू का रस है वो 2.2 लगभग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी के आधार पे यहाँ पे शुद्ध जल जो होता है उसका 7 pH होता है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर दिया गया। और रक्त जो होता है उसका 7.4 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ब्लड होता है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू दी गई है, रक्त का पूछा भी जाता है कि रक्त का pH कितना होता है ब्लड का। ठीक है, तो वो 7.4 होता है। और ये जो रक्त होता है तो 7.4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है इसमें बेसिसिटी की जो है मतलब कि लाइट बेसिसिटी नेचर इसका है। ठीक है, क्षारीय है थोड़ा सा। मिल्क ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो मिल्क ऑफ अमोनिया दिया गया है, और इसमें जो है इसका पीएच जो होता है वो 10 होता है। और फिर आया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम प्रबल जो है यहाँ पे क्षार दिया गया है, तो इसका पूरा टोटल 14 होता है। कलर कैसा यहाँ पे दिखाया गया है, ब्लू, डार्क ब्लू दिखाए गए। तो ये कुछ था कि कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच और पीएच पत्र जो पीएच पेपर होता है उसके द्वारा जब टेस्टिंग की गई तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई। रंग केवल एक मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे एक सिर्फ एक कलरिंग दी गई है एक कि ये देखने के लिए कि किसका क्या पीएच हो सकता है किस एक स्केल पे। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब हम जो है इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे विद पीएच पेपर के साथ। आगे देखते हैं, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। यानी कि यहाँ पे HCl लिया गया, एसिटिक अम्ल लिया गया, इस तरीके से इनका अगर एक मोल विलयन अगर ले लिया जाए तो ये विभिन्न प्रकार के
तो यहाँ पे देखिए अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम जब H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो, तो वो जो है अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो बिल्कुल जैसे अम्ल है उसी तरीके से क्षारों का भी होगा, यानी कि OH- आयन की सांद्रता जिसमें ज्यादा होगी वो प्रबल क्षार कहलाएगा और जिसमें कम होगी वो दुर्बल कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में जो पीएच है इसका क्या वैल्यू होती है? तो क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? देखिए जैसे हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। हमारे शरीर में जितनी भी चीजें जो भी ब्लड का ही ले लें, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक परास दे दिया गया है कि इसी के बीच में ही कार्य करेगा, इतना ही पीएच होना चाहिए। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब कितना 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा अब ज़्यादा हो जाएगी कि वो अब इफेक्टेड हो जाएगी ना, तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसा अम्लीय वर्षा का जब जल नदी में प्रवाहित होगा तो नदी के जो जल है उसकी पीएच का मान कम हो जाता है। तो ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता जो है वो कठिन हो जाती है, तब उसमें रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी इसके पानी की। अब आगे देखिए यहाँ पे इसको भी जानने की कोशिश करें कि इसमें क्या दिया गया है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ का क्या वहाँ पे लेवल है, जैसे कि यहाँ पे शुक्र यानी वीनस का दिया गया है। वीनस का वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, यानी कि जो वीनस है उसका पूरा जो वायुमंडल है वही सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी बादलों से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? और मुझे नहीं लगता कि बहुत, क्योंकि जो है अम्लीय वर्षा इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो सोचिए वहाँ का जो वायुमंडल है वही पूरे एसिड का ही बना हुआ है, तो कितना जो है हार्श होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच की परास आवश्यक होती है, यानी कि देखिए पीएच हर जगह आपको मिलेगा, कुछ कम मात्रा में मिलेगा तो एसिडिटी हो जाएगी और कुछ अधिक मात्रा में मिलेगा तो बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छी उपज अगर जहाँ पे मिल रही है वहाँ पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप के, यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया गया उसके आधार पर पीएच की जांच कीजिए, और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से आप मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। यहाँ पे यही मेन हमें देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी देखना है ना कि किसी कोई मान लीजिए कोई ज़मीन है वहाँ पे जो है पौधे जो है अच्छी अच्छी वेराइटीज़ के पौधे वहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में वहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है, और जो है बड़े हो रहे हैं, मतलब कि फल फूल रहे हैं वहाँ पे पौधे, तो अगर उस मिट्टी का जो अगर पीएच जो है वो अगर जो उदासीन से कम है या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चेक करना ज़रूरी है कि मिट्टी जो है वो किस पीएच में पौधे जो है, और वो भी किस प्रकार के पौधे जो है ज़्यादा जो है उग रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में हमें यही करना है। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए और उसमें 5 ml जल मिला लीजिए। उसके बाद परख नली की सामग्री को हिलाइए, ठीक है, उसके बाद सामग्री को छानिए एवं परख नली में निस्यंदन जो है वो एक वही फिल्टरेशन जो भी होगा फिल्ट्रेट उसको जो है एकत्र कर लेंगे। फिर जो सार्वत्रिक सूचक है उसकी उस पत्र की, यानी कि पीएच पेपर जो होगा उसकी सहायता से इस निस्यंदन के पीएच की जाँच कीजिए। फिर अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि, क्योंकि देखिए जो खाद वगैरह जो होती है वो मिलाई भी जाती है बैलेंस करने के लिए वहाँ के पीएच कि कितनी पीएच में कितनी एसिडिटी होनी चाहिए, कितनी बेसिसिटी होनी चाहिए, तो इसके बेस पे पूरा ये जो है एक लेवल देख करके ही एक खाद मिलाई जाती है। ठीक है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब हमें ये देखना है हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है। ब्लड का तो हमें पता चल गया, पाचन तंत्र का भी देखें। ये अत्यंत रोचक है कि हमारा जो उदर है, हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसे उत्पन्न करता है, और वो भी कंसनट्रेटेड। तो यह उदर को हानि पहुंचाए बिना ही भोजन के पाचन में सहायक होता है, हानि भी नहीं पहुंचाता है और भोजन का डाइजेशन भी करता है। अपच की स्थिति में जब इनडाइजेशन की कंडीशन आती है तो जो स्टमक होता है वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण क्या होता है कि उधर में जो स्टमक होता है उसमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे जो क्षारक होते हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले उसमें भी पढ़ा था कि जो एसिडिटी जब बढ़ जाती है, एसिड और बेस जब जो है आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट की कंडीशन क्या होती है कि दोनों के ही जो इफेक्ट होते हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है,
तो तभी जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटासिड जैसे जो क्षार हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आरंभ में ही ऐसे ही एक उपचार के विषय में आवश्य मतलब हम लोग ने देखा था ना कि कैसे जो है सॉल्ट बन रहा था, कैसे जो है एसिडिटी और बेसिसिटी को जो है उसके जो मतलब कि इसकी प्रबलता जो थी उसको कैसे ख़त्म किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो एंटासिड है ये अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देता है। मेनली जो सॉल्ट बनना ही यही प्रोसेस है कि जो अम्ल और क्षार का जो इफेक्ट है उसको उदासीन कर देना, न्यूट्रल कर देना। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे दुर्बल क्षारक जो क्षार होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पे ये समझिएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिडिटी बढ़ गई, जाहिर सी बात है उसमें प्रबलता उसकी बढ़ गई, तो उसकी प्रबलता को अगर बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए हम क्षारक क्षारक जो है उनका प्रयोग करेंगे। अब ये जो क्षारक हैं वो हम प्रबल क्षार का यूज़ कर रहे हैं या दुर्बल क्षार का यूज़ कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि जो एंटासिड जो हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया, जो कि जो है ये एसिडिटी को कम करने के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इनकी जो है अम्ल की अधिक की मात्रा को ये उदासीन कर देता है। और इसके लिए क्या होता, क्या एंटासिड में होता क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होते हैं जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो क्या दुर्बल क्षारक, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं पीएच का परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब पीएच जो परिवर्तन होता है इसके कारण जो दांतों का जो क्षय होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, वो कैसे, मुंह के पीएच का जो मान होता है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि हमारे मुंह में क्या रहती है, सलाइवा रहती है, सलाइवा का जो है पीएच रहता होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है 5.5 से अगर कम होता है यानी एसिडिटी जो है लेवल उसका बढ़ रहा है ना, कि 5.6 था तो जो है एसिड रेन हो रही थी, तो मतलब कि इतना इससे कम अगर होने लगता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो खराब होने लगते हैं, वो क्षय होने लगते हैं। दांतों का इनेमल, इनेमल जो होता है ऊपर का जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, ठीक है, तो ये जो है ये किसका बना होता है इसे देख लें। ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा क्रिस्टलीय रूप में से ये बना होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है इसका बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया कि ये जो है दांतों का जो इनेमल होता है, ये सबसे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बॉडी का, मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो ये जो है सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो इनेमल होता है। ठीक है, और पोर्शन अगर पूछा जाएगा तो लोअर जॉ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन ये जो इनेमल जिसका बना होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, तो ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान जो है वो 5.5 से कम होने पर ये संचारित हो जाता है। ये जो पदार्थ जिस भी जो है उसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय या कैल्शियम जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो बना हुआ है, ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब पीएच का मान बढ़ने लग जाता है तो ये घिसने, संचरित, खराब होने लग जाता है। ठीक है, अब मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा, जो भोजन हम लोग कर लेते हैं, जो है दांतों में फंस जाती है शर्करा वगैरह या खाद्य पदार्थ, तो उनका निम्नीकरण करने लग जाते हैं। ठीक है, वही जो है मतलब कि उनके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ वहीं पे ही विघटन करने लग जाते हैं। तो अब विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, एसिड मतलब कि एसिड को जो है ये उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। तभी तो हम ये कहते हैं ना रात में ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि रात भर में जो है जो बैक्टीरिया हैं वो अपना काम कर जाते हैं। अब मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने के से अम्ल का जो आधिक्य होता है, यानी आप यहाँ पे एक चीज़ और जो है अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि जो मंजन होते हैं, जो टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, उनमें वो क्षारीय होते हैं। तो उनका, तो ये क्या होते हैं, ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ किया हो जाता है दंत मंजन में, इनका उपयोग किया जाता है क्षारकीय पदार्थों का, और इससे अम्ल की आधिक्य की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का से आत्मरक्षा। अब पशुओं और पौधों के द्वारा जो रसायन उत्पन्न किए जा रहे हैं उनसे कैसे रक्षा की जाए, तो आइए देखते हैं। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है, यहाँ पे पशु और पक्षियों का इसीलिए ऐसे ही बताया गया है कि मधुमक्खी ने अगर आपको डंक मारा है तो आपको दर्द हुआ होगा। तो देखिए मधुमक्खी का जो डंक होता है वह एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एसिड के जो इफेक्ट होता है उसको कम कौन करता है, दुर्बल जो क्षार होते हैं।
तो यहाँ पे बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक है, ठीक है। इसका उपयोग जब वो जो डंक मारते हैं तो उसमें एसिड जो डाल देती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके उपयोग से हमें आराम मिलता है। अब ये जो नेटल होता है, नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले जो दर्द का मतलब कि जलन जैसे दर्द जो होता है इसका अनुभव होता है। नेटल होता क्या है, इसे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रकृति में उदासीनीकरण के विकल्प देखिए कि कैसे प्राकृतिक जो उदासीनीकरण है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे नेटल एक शाकीय पादप है। तो यहाँ पे देखिए जो नेटल है वो एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है, जंगलों में ये निकलता है, ठीक है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। जैसे डंक जो मारती हैं, चाहे वो जो है मधुमक्खी का डंक हो या जिसका भी हो या चींटी का डंक हो, तो ऐसा ही जैसे उसमें दर्द होता है वैसे ही इसमें भी दर्द होता है। क्योंकि होता ये है कि इन बालों में भी मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण ये दर्द होता है, ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे, ये ध्यान रखिएगा, डंक वाले स्थान पर जो डॉग पौधा है, ठीक है, उसी की पत्ती रगड़ करके किया जाता है। मतलब ये समझिए कि जिससे नुकसान हो रहा है उसी के पास ही उसका इलाज है, ठीक है। तो ये एक नेटल पौधा है जो कि जो है हमें जो है नुकसान पहुंचाता है, यानी कि डंक मार देता है जिससे दर्द होने लग जाता है, ठीक है। उसी के पास ही एक और पौधा निकलता है जो इलाज कर देता है उसका, डॉग पौधा। उसकी पत्ती को अगर रगड़ दिया जाए जिस जगह पे उसका डंक लगा है तो उसे आराम मिल जाएगा। तो ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। तो क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना होगा। तो क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? तो ये क्या था, ये था प्राकृतिक उदासीनीकरण का एक विकल्प, ठीक है। नेचुरली हम कैसे कर सकते हैं कि जहाँ से जो इफेक्ट हो रहा है वहीं पे उसका इलाज है, ठीक है। आगे देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये इनके प्राकृतिक स्रोत हैं, ये अम्ल हैं, ये मतलब कि इनके वही अलग अलग दिए गए। तो देखिए सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक। ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, कोई भी जो है यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, या सुपर टेट है, सी टेट है, ठीक है, और जो है टेट है, या फिर जो है हाई स्कूल इंटर के एग्जाम है, उन सब में लगभग इसमें कुछ ना कुछ एक या दो क्वेश्चन आते ही ज़रूर हैं। तो देखिए जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है, इसे याद जरूर कर लिएगा। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टॉर्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। खट्टा दूध यानी दही जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। चींटी का डंक, यहाँ पे देखिएगा, चींटी का डंक हो या बीज का डंक हो, मतलब मधुमक्खी का, उनमें मेथेनॉइक एसिड होता है। और नेटल का डंक जो अभी ये देखा उसमें भी मेथेनॉइक एसिड होता है, ठीक है। तो देखिए जो लवण होते हैं सॉल्ट, इनके संबंध में भी जानकारी लेते हैं। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा था। तो आइए इनके निर्माण, गुणधर्म, उपयोग के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लवण परिवार। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ये एक होमवर्क होगा एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए गए कुछ लवण हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, ठीक है आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब लवण हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं CA2SO4, कैल्शियम सल्फेट। इसी तरीके से और भी होंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NH4Cl, ठीक है। तो ये कुछ जो है रासायनिक सूत्र दिए गए हैं लवणों के। उन अम्ल एवं क्षार की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे समान धन या ऋण मूलक वाले, जो हम लोग ने H+OH- आयन देखे थे, वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जा सकता है। जैसे NaCl एवं NaSO4 सोडियम लवण के परिवार का है, इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, ठीक है। और जो है जैसे कि ये सेम परिवार का कह सकते हैं, कैसे, क्योंकि Na में जो है Na+ होता है ना, एक ही तो प्लस होता है, और Cl में भी एक ही माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो NaCl और Na2SO4 है, ये सोडियम लवण के परिवार का है, मतलब इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, ठीक है। इसी प्रकार NaCl और KCl जो है ये क्लोराइड लवण जो है उसके परिवार का है, क्योंकि दोनों में Cl यूज हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों को पहचान कर
पहचान कर सकते हैं कितने परिवारों की। तो जब आप इसका नेम इसी तरीके से, ये जो सूत्र वाला नेम है सिंबॉलिक नेम है, तो सिंबॉलिक फॉर्मूला जब इसका आप लिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन किस फैमिली का है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लवड़ों का पीएच। तो यही जो लवड़ हमने देखे, अब इनका पीएच हमें चेक करना है। तो इसके लिए निम्नलिखित लवड़ों के नमूने, तो इसके लिए हमें पास वही जाहिर सी बात है, हमें पीएच चेक करना है। हमने देखा था पीएच चेक करने का तरीका क्या था। तो इसके लिए यहाँ पे जो लवड़ है इनका सोल्यूशन हमारे पास होना ज़रूरी है। तो देखिए लवड़ यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, नमक का घोल, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे कुछ अन्य लवड़ हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब जल में इनकी विलेयता की जांच करनी है। जाहिर सी बात है इनका कैसा हमें चाहिए, जलीय विलयन चाहिए। तो इसमें विलेयता की जांच करनी है कि इनका पीएच जल में कितना है। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। यहाँ पे कैसा जल लिया गया है, आश्रित जल लेना है, यानी कि ऐसा जल जिसमें से ऑलरेडी सॉल्ट निकाल दिया गया है। सिर्फ नॉर्मली उसका जो H2O का जो पार्टिकल है बस उतना ही उपस्थित हो और कोई इसमें सॉल्ट ना हो, तभी तो जो है ओरिजिनल मेन इनका प्योर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए लिटमस पेपर के द्वारा। उसके बाद पीएच पेपर का उपयोग करके इनके पीएच का मान पता करिए। लिटमस पेपर के द्वारा हमें इनका चेक करना है कि एसिड है या बेस है। उसके बाद पीएच पेपर की सहायता से हमें ये चेक करना है कि इनका किस लेवल का जो है एसिड है और किस लेवल का बेस है। अब कौन से लवण अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या उदासीन हैं, ये भी हम चेक करेंगे। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान कीजिए। तो ये जब लवण हैं इनका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इनका सूत्र वाला जो फॉर्म है उसको जब लिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से अम्ल और कौन से क्षार मिल करके लवण बना रहे हैं। अब यहाँ पे सारणी में देखिए इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे नमक लिया गया है या उसका पीएच बताना है और प्रयुक्त अम्ल बताना है और प्रयुक्त क्षार बतानी है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे नमक का फॉर्मूला हमें पता है NaCl होता है। ठीक है, इसका पीएच देखने से पहले, क्योंकि ये क्या है, ये एक जो है हमारे पास लवण है। प्रयुक्त अम्ल NaCl में ये किससे मिलकर के बना होगा। ठीक है, देखिए ये मिलकर के बना होगा क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बना हुआ ये लवण है। ठीक है, तो देखिए प्रयुक्त अम्ल इसमें कौन सा हो जाएगा, HCl हो जाएगा जो कि एक प्रबल अम्ल है। और इसमें जो प्रयुक्त क्षार यूज हुआ है इसमें HCl हो जाएगा और इसमें NaOH हो जाएगा। ये क्या है, प्रबल क्षार है। ये दोनों मिल करके नमक बनाते हैं। नमक जो है ये हमारा सॉल्ट हो जाएगा। अब इसका पीएच मान हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं ये पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं। ये जो लवण मिलता है ना ये पूर्णतः पूरी तरीके से उदासीन होता है तथा ये उदासीन होता है। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण जो होते हैं वो पीएच का मान 7 से कम होता है। ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं लिखिएगा या कंप्लीटली आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होते हैं उनका जब लवण बनता है तो उसका पीएच 7 होता है, तो यानी कि वो उदासीन होता है। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, जिसका अभी तक के हम लोग यूज़ करते आ रहे थे कि जब चींटी का डंक वगैरह लगा तो फिर इसके बाद मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए हम दुर्बल क्षार का यूज़ कर रहे थे। तो दुर्बल क्षार के लवण के का जो पीएच होता है, इनका जब लवण बन जाएगा तो इनका जो पीएच होता है उसका जो मान होता है वो 7 से कम होता है। तथा ये कैसे होंगे, 7 से कम है तो जाहिर है अम्लीय होते होंगे। और प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल का जब यूज़ करते हैं तो उसका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि ये क्षारकीय होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी वही जो है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। बिल्कुल ऊपर के क्रियाकलाप में हमने देखा कि ये एक उदासीन लवण है, ये भी हमें पता चला क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, समुद्री जो जल होता है। ठीक है, विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार की ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के हो जाते हैं। इसमें कई प्रकार के जो है इसमें अपद्रव्य जो है पदार्थ मिले होते हैं ना, इसी वजह से ये जो है भूरे रंग के हो जाते हैं, शुद्ध नहीं होते ना। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज नमक इस तरीके के जो होते हैं उनको हम खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, यानी कि कई युग कई शताब्दियां गुजर गई और समुद्र का हिस्सा, वहाँ पे पानी की कमी हो गई तो वो हिस्सा जो होता है वो पार्ट जो होता है वो सूख गया होगा, तो वहाँ पे हमें इस तरीके के नमक जो खनिज नमक है वो प्राप्त हुए। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है, जैसे कोयले का खनन किया जाता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। बिल्कुल, ठीक है।
अब आगे देखिए, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। कैसे? इस प्रकार प्राप्त नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ हुई है। जी यहाँ पे क्या हेडिंग यूज की गई है? साधारण नमक जो है वो रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कैसे है वो यहाँ पे देखेंगे। तो इस प्रकार जो साधारण नमक है वो हमारे दैनिक उपयोग में कई कई पदार्थों में इसका यूज है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है, आदि के लिए ये महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज़, यहाँ पे जितने भी ऑप्शनल अभी हम लोग देखे थे इनको बनाने में यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे होता है? NaOH, जो कि जो है बेस है, ये कैसे बनेगा? सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद जो होता है उसमें क्लोरीन जो होगा वो क्लोर बन जाएगा और सोडियम जो होगा वो हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार हो जाएगा। तभी हमारा क्या बनता है? जो क्लोरीन का क्लोर बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं NaCl के, एक्वस सॉल्यूशन लिया गया यानी जलीय होगा, ठीक है, और इसमें जो है जो जल है वो लिक्विड के फॉर्म में जल को मिला दिया, यानी NaCl को हमने जल में घोल दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? तब बन गया NaOH अलग हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये भी साथ में मिलाई गई, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, क्योंकि नमक का घोल तो हम लोग जनरली ऐसे घोल करके पानी में घोलते रहते हैं, तब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तभी हमारा NaOH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल इसी से ही NaOH के बन जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे जो क्लोरीन था उसको क्लोर बोला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे क्षार बोला गया, तभी ये क्लोर क्षार की प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और एवं जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मिलती है, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद को हम चित्र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे चित्र दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है ये एक एनोड लिया गया है, एक कैथोड लिया गया है, नमक का घोल इधर से डाला गया है, ठीक है, ऊपर क्लोरीन मिल गया, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणु, इसमें ये सारी जो है क्लोरीन का उसमें यूज़ किया जाता है। आप जानते होंगे क्लोरीनेटेड किया जाता है जब स्विमिंग पूल वगैरह में जो है उसको स्वच्छ जब किया जाता है रोगाणुओं से। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन को किस में प्राप्त हो रही थी, जो है इसमें कैथोड से प्राप्त हो रही थी। तो ये ईंधन, मार्गिन, खाद के लिए ये अमोनिया मतलब कि उनके रूप में ये यूज़ हो जाएगा। अब नमक का घोल NaOH के साथ यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लोर क्षार की प्रक्रिया। अब आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण जो होता है इसका क्या काम है? आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। यही जो क्लोरीन गैस है इसका विरंजक चूर्ण जो है इसके उत्पादन में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को हम CaOCl2 से दर्शाया से जा सकता है, ठीक है। तो जो है यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी इसका जटिल होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूत्र के फॉर्म में दे दिया गया है तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन से, यही जो क्लोरीन प्राप्त हुई है उसी से जब रिएक्शन किया जाता है, इसकी क्रिया कराई जाती है, तो CaOCl2 प्राप्त हो जाता है और H2 निकल जाता है। तो यही CaOCl2 क्या है? विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइनन के जो विरंजक कहते हैं, लाइनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इनकी जो है स्टेनिंग होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचय के रूप में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में NaCl का क्या रोल है इसको भी हम देखेंगे। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ी आदि बनाने में किया जाता है। ये तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। हाँ, आपने कभी कभी जो है जो छोले हैं उनको जब उबाला होगा तो आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा गया है कि जो बेकिंग सोडा है वो जो है मतलब किसको बेकिंग सोडा किसको कहा गया है, ठीक है। तो किसको कहा गया? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा गया। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो देखिए NaCl लिया हमने,
H2O लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और अमोनिया लिया, इतनी सारी चीज़ें मिल करके फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका हम यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक जो है क्रियाकलाप में आपने सोडियम हाइड्रोजन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के पीएच की मान की जांच की थी। ऊपर जो पीएच वाली वैल्यू नहीं देखी थी, तो वहाँ पे हम लोग ने इसका जो मान है उसकी जांच की थी। क्या आप ये संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका प्रयोग अम्ल को उदासीन करने में क्यों किया जाता है? तो ये एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है, ठीक है। कैसा है? दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब हम जो है गर्म करेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडे को, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें से रिलीज होती हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं। पहले बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है एवं टार्टरिक एसिड जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण करता है। तो ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या क्या बनाएगा? ये एक मंद खाद्य का मिश्रण बनाएगा। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तब ये या फिर जल में मिलाया जाता है तो ये विभिन्न निम्न अभिक्रिया करता है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जल में हमने मिलाया है तो यहाँ पे क्या है कि किसी अम्ल में मिला है, तो यहाँ पे किसी अम्ल का H+ आयन खाली दिखाया गया। तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, H2O अलग हो गया और अम्ल का सोडियम लवण बन गया, ठीक है। तो Na यहाँ से निकल करके जो है NaCl बन गया ना, तो अम्ल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लीजिए लिया हो। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जाता है। जो उसमें खमीर उठाया जाता है ना, वो इसी में ये बेकिंग सोडा का भी यूज़ खमीर बनाने में, जो आटे वगैरह में खमीर उठाया जाता है उसमें ये इसका भी यूज़ होता है। क्या इससे ये मुलायम और जो है तथा इससे जो है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है तो उसमें जो है बबल्स बन जाते हैं, स्पेस हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो है ये जो पावरोटी वगैरह है ये कैसी हो जाती है? मुलायम और स्पंजी हो जाता है। दूसरा यूज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे कि ये एक क्षारक है, दुर्बल क्षारक है, जो कि असंक्षारीय क्षारक है, जिसका यूज़ एंटासिड का एक संगठक है, ठीक है, एंटासिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है, क्योंकि ये क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल जो अग्निशामक है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा बहुत पूछा जाता है कि धावन सोडा जो होता है वो क्या होता है, धावन सोडा किसे कहते हैं? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है उसी में जब 10H2O जब मिला दिया जाता है, 10H2O के पार्टिकल्स मिले होंगे जल के, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? धोने का सोडा यानी धावन सोडा। तो धोने का सोडा या धावन सोडा जो है एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के पुनः, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, बेकिंग सोडा जो है उसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से जो धोने का सोडा यानी धावन सोडा उसको प्राप्त किया जाता है। तो पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि जल को जो हम उसमें मिला देंगे, मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और ये भी एक क्षारकीय लवण है। जो धोने वाला सोडा है ये कैसा है? क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण है, यहाँ पे भी देखेंगे कैसा है, ठीक है। तो ये भी एक क्षारकीय लवण है। तो देखिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और प्लस 10H2O है, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन होती है तो Na2CO3 में जो H2 है ये मिल जाता है, तो ये हमारे पास धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का पूरा एक यहाँ पे मिश्रण मिल जाए। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या ये Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब आगे जो अगले भाग जो है उसमें हम इसका पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें और ज़्यादा ये पे कई सारी चीज़ें जो हैं क्लैरिफिकेशन के लिए हैं, तो यहाँ पे और हो जाएंगी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी यूज़ होते हैं। इनका उपयोग देख लेते हैं क्या है। जैसे पहला इनका है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग जो है इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक जो है उनका जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है। तीसरा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और फिर यानी कि ये जो धावन सोडा है इसीलिए बोला गया ना, इसलिए धोने वाला सोडा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जल का जब इसमें जो है सॉल्टी वाटर हो जाता है तो उसमें जो है वो जम जाता है ना कई जगह, तो उसको हटाने के लिए भी ये धावन सोडा जो है इसी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
अब क्या लवण के क्रिस्टल जो है वो वास्तव में शुष्क होते हैं? तो यहाँ पे क्रियाकलाप में हम देखेंगे, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। कॉपर सल्फेट का हम कुछ ले लेंगे क्रिस्टल, उसको जो है इसमें गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा उसे देखना है। क्वथन नली, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें क्या जल की बूंदें नजर आती दिखाई देती हैं? अगर हैं तो ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद जो कॉपर सल्फेट है उसके नमूने में जल की 2 से 3 बूंद डालिए। गर्म करने के बाद आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये बर्नर है और यहाँ पे दिखाएगा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। जल की, जब इसको गर्म किया गया तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे वो निकले होंगे, जल की बूंदें। और ये बॉइलिंग ट्यूब दिखाई गई, परख नली पकड़ने का चिमटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी वो यही थी ना, कॉपर सल्फेट के अंदर जितनी भी जल की मात्रा होगी उसको हटाने के लिए थी। तो देखिए, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जो शुष्क दिखने वाले होते हैं उनमें कैसा जल होता है? क्रिस्टलन का। अभी हम लोग देख रहे थे कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन ही तो हो रहा था, तो उसमें क्या वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे अलग की जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है एवं लवण का जो रंग होता है वो श्वेत हो जाता है। जो भी इसका कलर होगा वो एकदम पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाता है। यानी एक चीज़ और क्लियर यहाँ पे हो रही है कि जब उसमें जल मिला हुआ था तो उसका कलर आ रहा था, जैसे ही जल को हटा दिया गया, उसको उड़ा दिया गया गर्म करके, तो उसका जो वो सफ़ेद रंग का हो गया, सारा कलर उसका हट गया। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोएंगे तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाएगा, अगर क्रिस्टल नीले रंग का है, जो भी यहाँ पे लिया गया है। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि लवण का एक सूत्र इकाई जो है उसमें अगर जल की निश्चित अणुओं की संख्या है तो वो क्रिस्टलन का जल कहलाता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। सूत्र इकाई जो होती है इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। किसमें? कॉपर सल्फेट में। यानी कि अगर हम देखें तो Cu2SO4 जो है इसमें 0.5H2O होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, Cu2 हमने कह दिया था, गलत, CuSO4 होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का। तो CuSO4 0.5H2 होता है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 में 10 यहाँ पे H2O दिए गए हैं, तो क्या अणु जो है वो आर्द्र है या नहीं? तो बिल्कुल है, पानी की मात्रा जितनी मिल रही है, ठीक है, तो वो जो है आर्द्र होगा। तभी तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की जा रही है। यानी कि अब क्रिस्टलीकरण, जो यहाँ पे जो जल है उसको गर्म करके हम इस जल को एवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जिप्सम जो है, जिप्सम, ठीक है, एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। फिटकरी वगैरह जो है इसी की ही आगे की जो है प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो फिटकरी भी इसी की तरीके से, उसमें वो भी एक जो है ऐसा ही है जिसमें जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें भी क्रिस्टलीकरण के फॉर्म में उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है और इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इनका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4.2H2 होते हैं, 2 अणु होते हैं। ठीक है, अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जिप्सम ही आगे चल करके प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन करता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको गर्म किया जाता है तो जल के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ये बच जाते हैं कितने? आधे मॉलिक्यूल खाली बचते हैं, यानी 1.5 मॉलिक्यूल इसका एवेपोरेट हो जाता है। इतना ही मॉलिक्यूल जब बचेगा तो वो क्या कहलाएगा? और जब इसको हम जो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसे कहेंगे, तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तभी हम इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, यानी कि जिप्सम से ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जो है सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर के कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। जैसे ही जल इसमें मिलाया जाता है ये वापस से जिप्सम जैसा ठोस पदार्थ बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर जलीय क्रिस्टल उसमें मौजूद हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी लवण में, तो वो कठोर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो है वो एकदम कठोर होगा उसमें, लेकिन जल के मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि उनको अगर हम गर्म करेंगे तो एवेपोरेशन के साथ उसके जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलेंगे भाप के रूप में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे दिखाया गया है कि CaSO4 का हाफ H2O यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे हाफ H2O और मिला दिया गया, सॉरी 1.5 H2O के मॉलिक्यूल, तभी तो जिप्सम बनेगा, क्योंकि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 जो है क्रिस्टल होते हैं वाटर के। ठीक है,
ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन की जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु की जो है कैसे प्राप्त होता है, तो ये देखिए CaSO4 का 2/3 सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। ये यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हो गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है उसको क्यों कहा जाता है। तो यहाँ हमने कई सारी चीज़ें देखी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वो कैसे बन रहा था, कैसे क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलने पर जो है पदार्थों का जो क्रिस्टलीकरण हो रहा था वो कैसे हो रहा था, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग ने ये देखनी थी कि जब ऊपर यहाँ पे एक जगह जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हो रहे थे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये आर्द्र है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये क्या ये आर्द्र बनता है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ देखी गई कि जो पार्टिकल है, जैसे आपने देखा होगा कपूर देखा होगा ना, वो एकदम क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एकदम कठोर जो है जैसा रहता है, लेकिन वैसे ही उसको जो है जब गर्म किया जाता है तो उसमें भी इवेपोरेशन की पूरी प्रोसेस हो जाती है, यहाँ तक कि वो पूरा ही गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी जो है मतलब कि आर्द्र नमी कुछ ना कुछ तो होगी ही अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, ठीक है, हालांकि वो कठोर फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा उसमें जितने भी जो है जल के क्रिस्टल होंगे वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आज का चैप्टर तो यहीं पे ही एंड हो जाता है ये, और जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो और भी ज़्यादा, वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है उसे ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। वो भी काफ़ी लंबा है, उसे भी इसी तरीके से हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।